हेलो बच्चों, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था ना, तो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं वो प्रैक्टिस के लिए इसे देखें और मॉर्निंग वाले अपने आंसर मैच कर सकते हैं। तो पूरा पेपर यहाँ पे मैं फटाफट समझाने जा रहा हूँ ब्रीफली। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, जो बच्चे देखना चाहे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। देखिए, ये हिंदी में लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा है। तो पहला क्वेश्चन है ये, समाज में स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव करना डैश कहलाता है। आपको बताना है कि जब लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव होता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो डियर, उसको बोला जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देखो, हमारे पास आंसर की अवेलेबल है, ठीक है। बाकी मैं समझा भी रहा हूँ। रीजन मतलब जब क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करते हैं, एरिया के बेस पर। और रिलीजियस मतलब जब धर्म के आधार पर होता है। कास्ट मतलब जाति के आधार पर होता है। हिंदी से यहाँ पे हिंट ले सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित नहीं है। तो हमारा जो देश में जो संविधान है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसने इनमें से कौन सी बात को नहीं लिखा हुआ। सोशलिस्ट को, सेकुलर को, इक्वालिटी को या डिस्क्रिमिनेशन। देखो, इसका मतलब होता है भेदभाव करना। क्या हमारा संविधान ये कहता है कि भेदभाव करो? नहीं ना। तो ये आंसर आ गया। समाजवाद मतलब समाज के कल्याण के लिए काम करना। पंथनिष्ठ मतलब सभी धर्म जो है ना भारत के अंदर, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब सभी धर्म अपने आप में जो भी करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है। समानता, सब समान है, कानून सबके लिए बराबर है, एक समान काम के लिए सबको एक जैसी सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा। ये है इक्वेलिटी, मतलब जो लो है ना वो सबके लिए इक्वल होगा। फिर ये कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा इनमें से किसको अपॉइंट किया जाता है। देखिए, सरपंच है, सचिव है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। सरकार किसको नियुक्त करती है? तो देखिए, सरकार जो है ना वो सचिव की नियुक्ति करती है, सेक्रेटरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है ग्राम पंचायत का नहीं हो। देखिए, तो ये कह रहा है स्थानीय कर लगाना, ये तो उसका काम है। सरकारी योजनाओं को लागू करना, ये भी उसका काम है। सड़कें बनाना, ठीक है, ये भी उसका काम है। और देश के लिए कानून का निर्माण करना, ये वो नहीं कर सकती, ठीक है, ये वो नहीं कर सकती। सिंपल था, ठीक है। बाकी आपके कितने सही है कमेंट करके बता सकते हैं, जो बच्चे मॉर्निंग का पेपर देकर आए हैं। बाकी इवनिंग वाले भी अपने बताते रहे। ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सैनिटेशन इन अर्बन एरिया। बताओ, अर्बन एरिया की साफ सफाई में कौन जिम्मेवारी लेता है? तो बताइए। पंचायत। देखो, पंचायत तो गांव के लिए होती है, ठीक है ना। तो जिला परिषद भी गांव में होता है, नगर निगम होते हैं शहर में। तो इस तरीके से आंसर क्या आ गया इसका? नगर निगम। और विधायक आपको पता है ये एमएलए किसे कहते हैं? ये जिस इलाके में, जैसे कोई मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, तो जिस इलाके में लोग वोट डालेंगे उस इलाके का व्यक्ति चुनकर जो विधानसभा में जाता है ना, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो व्यक्ति चुनकर जनता के द्वारा जाता है ना, जो विधानसभा के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। तो इसका आंसर वैसे क्या है? नगर निगम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आपने सारे लाइन से याद किए होंगे, है ना। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? बुध है। क्या है? बुध, यानी कि मरकरी। मरकरी सबसे छोटा ग्रह है। फिर ये कह रहा है आपको यहाँ पे भरना है लाइन से। और ये ना, जैसे इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आया तो आप उसके आसपास की और भी चीजें कर लेना। जैसे सूर्य से पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, इस तरीके से डिस्टेंस के हिसाब से सारी लाइन भी कर लेना, ठीक है। ओके, ठीक है। और किसके जुड़वा जो है ना उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने बुक में से ढूंढ के सारे कीजिएगा। बाकी मैंने वीडियोस बना रखे, वो देख लेना। ठीक है। सातों पृथ्वी डैश दिशा में चक्कर लगाते हैं। बताओ, ये सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है ना। तो इसलिए निकलता हुआ हमें दिखाई देता है सूरज पूर्व से, क्योंकि पृथ्वी जो है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर क्या है? सी। क्लियर हो गया? याद रखना इस बात को। फिर ये कह रहे स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन वो कितना है। तो ये है, आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट है, ईस्ट में,
ठीक है, और लॉन्गिट्यूड में, और 82 डिग्री 30 मिनट। देखो सब में 82 डिग्री 30 मिनट लिखा है, तो वो देखना चाहते हैं कि बच्चे को पता भी है कि लॉन्गिट्यूड है लैटिट्यूड है। तो ये देखो इतना भी इसका ध्यान रखना था, है ना। ये कह रहा है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री में कितनी वैल्यू होती है, 4 मिनट होते हैं। ठीक है, फिर ये 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। आपसे पूछ रहा है कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में ना कौन सी पर्वत श्रृंखला है, नॉर्थ में पूछ रहा है, नॉर्थ में। तो जिन्होंने वीडियोस वगैरह देखी होंगी, मैंने जो जो चैप्टर्स बताए थे उसमें सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। तो आपको बताना अरेबियन सी में कौन सी रिवर जो है वो गिरती है। तो इसका आंसर देखो, अरेबियन सी बताया था, ऐसे बे ऑफ बंगाल, मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप प्लीज उन्हें देख लेना जिन्होंने नहीं देखी। तो नर्मदा रिवर इसका आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी की सारी ना ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं ये सारी की सारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाणिक पुरस्थल है। ठीक है, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट। तो इसका जो आंसर है ना वो है ब्रह्मगिरी। क्या है, ब्रह्मगिरी, यानी कि डी आंसर है। फिर नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से करते थे। तांबा मतलब कहाँ से मिलता था, तो तांबा ना राजस्थान से लिया जाता था। ठीक है, ऐसे आपसे पूछेगा कि गोल्ड वगैरह, तो वो कर्नाटक से। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर कह रहा है वेयर डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन। पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था, तो ये मैंने बहुत बार बच्चों को बताया। ठीक है, और कहाँ पर दिया था, सारनाथ। और फिर उन्हें सबसे पहले ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो बोध गया में हुआ। ठीक है, और उनकी जो डेथ है वो कहाँ पर हुई। ठीक है, वो आपको अच्छे से याद रखना है, कुशीनारा। ठीक है, ये कुशीनगर ये लिखा है, तो इस तरीके से। फिर कलिंग युद्ध के उपरांत सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। मुझे पूरा विश्वास है सब बच्चों के सही होंगे। फिर देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, कह रहा है आपको 2 सोर्स बताने इनकम के। ये जो एमसीडी वाले होते हैं ना, इनकी इनकम के 2 सोर्स कौन से हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो बहुत सारे आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स ले सकते हैं, जो बिजनेस हो रहे हैं उन पर टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, और जो सर्विस टैक्स है वो ले सकते हैं, पार्किंग टैक्स ले सकते हैं। तो ये उनके बहुत सारे सोर्सेज आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर जो बच्चा ये नहीं करना चाहता तो ये कर सकता है, निगम पार्षद के किन्हीं 2 कार्य के बताइए। तो वही है कि जो काउंसलर होता है ना, उसके 2 फंक्शन बताइए। तो आप यहाँ बता सकते हैं, लोकल रीजन है ना, उसका डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। लोकल रीजन की जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सॉर्ट आउट करता है, उनकी समस्या को सुलझाता, बना बना के उसमें लिख सकते हो कि क्या करेगा काउंसलर, क्या करेगा, जो काम है वही बताएगा, है ना। तो ये कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 ह्यूमन मेड सैटेलाइट। तो इंसान द्वारा बनाए गए 2 सैटेलाइट बताइए। आपकी बुक में जो ब्रैकेट्स होते हैं उसमें लिखा भी हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक आर्यभट्ट है, एक स्पुतनिक है, एक इनसेट है। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगर ये नहीं करना तो फिर नीचे लगा सकते हो, शुद्ध ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षा के मध्य में पाए जाते हैं। आपसे एस्ट्रॉइड्स के बारे में पूछ रहा है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। ठीक है, जो मार्स है और जुपिटर है ना, उनके बीच में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है लगभग 12,000 वर्ष पूर्व हुए जलवायु परिवर्तन ने आर्कटिक खाद्य संग्रह के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। ये कह रहा है हाउ डिड द क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। तो बताओ कैसे इफेक्ट किया था 12,000 साल पहले। तो आप यहाँ बता सकते हो कैसे इफेक्ट किया। तो देखो अ, इसकी वजह से जब बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे क्लाइमेट में चेंज आया ना, तो जब क्लाइमेट में चेंज आया तो वहाँ पर कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, और नई नई चीज़ों की खोज हो गई। और फिर वो जो वहाँ पे जो कम्युनिटीज बनी थी ना, उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। और इसका बेनिफिट ये मिला कि ना मछली भोजन का एक प्रमुख स्रोत बन गया। जो फिश है ना, फिश, तो वो उनके फूड आइटम बन गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट में चेंज आ गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां,
फिर नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी टू इंफॉर्मेशंस फाउंड इन विनय पिटक। ये कह रहा है कि विनय पिटक से मिलने वाली किन्हीं दो जानकारी के बारे में बताइए। तो विनय पिटक में किन की जानकारी है तो बता दोगे आप। विनय पिटक के अंदर ना, ठीक है, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम थे, संघ के संगठन कैसे होगा, संचालन कैसे होगा, कौन करेगा, तो उनके बारे में था। देखो, जो मॉन्क थे और जो नन थे ना, उनके रूल्स थे, ठीक है, और संघ ही लिखा है आपकी इंग्लिश में भी बुक में। तो उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, उनके रूल्स क्या होंगे, उसके रिगार्डिंग था, ठीक है ना। मैंने इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बता दिया। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा कह रहे हैं, छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्रियों व पुरुषों का जीवन कैसा होता था, इसके बारे में बताइए। देखो, तो यहाँ पर बोला इसने, हाउ वॉज द लाइफ ऑफ मैन एंड वीमेन हु ज्वाइन बुद्धिस्ट संघ। तो जो बुद्धिस्ट के संघ को अगर ज्वाइन कर लेते थे, तो देखो बहुत सिंपल है, उन्हें नॉर्मल लाइफ स्पेंड करनी पड़ती थी, ठीक है ना, सादा जीवन जीना पड़ता था। और आचार व्यवहार के कठोर नियम थे, जो रूल्स रेगुलेशन थे ना, वो काफ़ी हार्ड थे, और उनको ध्यान और मेडिटेशन करना पड़ता था, और ग्रुप में उनको लाइफ को अपनी स्पेंड करना, बिताना है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, तो ये अगर नहीं करना तो ये कर सकते थे आप। ये कह रहे मेंशन एनी 3 इंसिडेंट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द महात्मा बुद्धा। तो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई ना कोई 3 घटनाएं बताइए, उनके जीवन से जुड़ी हुई। देखो, आप क्या बता सकते हो। उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया, उन्होंने अपना जो होम था उसको लेफ्ट कर दिया, और उन्होंने नॉलेज को अटेन करा, फिर उन्होंने सरमन दिया, पहला पहला उपदेश दिया। ऐसे बना बना के कुछ भी बच्चा बता सकता है, लिखा ना, बस वो सही होना चाहिए, टीचर्स को नंबर देंगे। फिर 7वें नंबर पर देखो, ये कह रहा है कि राज्य साम्राज्य से किस प्रकार भिन्न होते हैं, इसके बारे में बताना था। देखो, किंगडम जो है वो एम्पायर से कैसे अलग होते हैं। देखो भाई, राज्य यानी कि किंगडम, और साम्राज्य यानी कि एम्पायर। देखो, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। इसमें लोकल जो पर्सन है उसका रूल होता है, इसमें जो सम्राट है, जो किंग है, उसका रूल होता है, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट करना, लॉस वगैरह बनाना इजी होता है। इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि सभी पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि साम्राज्य के अंदर ही बहुत सारे राज्य आते हैं, एम्पायर के अंदर ही बहुत सारे किंगडम आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो आर्मी की पावर है, सैन्य शक्ति है, वो लिमिटेड होती है। इसमें आर्मी की पावर बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। ये स्टेबल होते हैं, ठीक है, इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बाहरी लोग आक्रमण कर देते हैं, तो पूरी पावर बदल जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने इंग्लिश में, हिंदी में दिखा दिया, इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बता दिया। अगर ये नहीं करना तो ये और आसान था कि एनालाइज द वर्क ऑफ अशोक एज एन एम्परर। बताओ, जब वो अशोक राजा था ना, सम्राट, तो उसने क्या क्या काम करे, आप बहुत आसानी से बता सकते थे। और मुझे पूरी विश्वास है कि उन बच्चों ने, जो जो बच्चे उससे जुड़े हुए हैं या चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा होगा। भाई, उसने जो धम्म है, ठीक है, उसकी पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, जो धम्म है उसको उन्होंने फैलाया था, अहिंसा का पालन करो, जो भी मतलब आपको उसमें पता था, आप सब इसमें लिख सकते थे। उन्होंने सोशल रिफॉर्म लाए, और धार्मिक जो सहिष्णुता होती है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे काम करे, और समाज का भला, सोशल वेलफेयर हो, नॉन वायलेंस हो, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे काम करे, जैसे उन्होंने पिलर्स वगैरह भी खुद बनवाए थे, पत्थरों पे भी लिखवाया, तो बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो। उन्होंने जानवरों को ना मारने के लिए कहा, ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। बस ये आप एक्सप्लेन करो। फिर खंड घा, ये 5 नंबर का एक है, नगर निगम के कार्यों को बेहतर करने हेतु 5 सुझाव दीजिए। ये आपको अपने आप बताना था। 5 सजेशन बताइए कि ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं ना, ये सही से काम करें, इसके लिए 5 सजेशन दीजिए। तो ये कह रहा है कि इन लोगों को ना, जो नगर निगम वाले हैं, इनको सैनिटेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इनको जो कूड़ा कचरा है ना, तो उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने जो एंट्री गेट होते हैं या जो सर्विस सेक्टर होता है, उनको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि रोड वगैरह बहुत जाम होते हैं, तो उससे भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है ना। और ऑनलाइन सर्विसेज इन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि लोगों को धक्के ना खाने पड़े, क्योंकि कोई चीज़ लगवानी, जैसे पानी का कनेक्शन लगवाना है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगवाना है, या स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है, तो उसमें डिले ना हो, ठीक है। और वाटर रिसाइकलिंग हो, अपना बना बना के लिखने वाला था बच्चों ये,
ठीक है, तो आप में जो बच्चे इवनिंग वाले ना, तो उनमें भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें बना बना कर लिखना हो। ठीक है, तो बस ये है, वास्ट नॉलेज जरूरी है। अगर आप चैप्टर रीडिंग करते हो ना, तो उससे आपकी नॉलेज एनहेंस हो जाएगी। अगर आप रटोगे ना बच्चों, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, पीछे हो जाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आइडिया के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी नॉलेज को आप एनहेंस कीजिए। ठीक है, फिर अगर हम आगे देखते हैं, अगर हम आगे देखते हैं तो 9th क्वेश्चन है। ये कह रहा है मेंशन एनी 5 फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। देखो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में ये 5 चीजें पूछ रहा है। देखो उत्तरी मैदानों के बारे में हम, अगर आपने कंसेप्ट पता है ना कि उत्तरी मैदान का मतलब क्या होता है, कि यहाँ प्लेन जगह होती है, पॉपुलेशन आराम से वहाँ रह सकती है, वहाँ पे वाटर फैसिलिटीज होती हैं, वहाँ पर जो है बिल्डिंग वगैरह मैन्युफैक्चर्स हो सकती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन हो सकती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो आप आराम से बता दोगे कि भाई ये नॉर्दर्न प्लेन की बात कर रहा है। अगर माउंटेन के बारे में पूछा तो आप बताओगे वहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पर जो है नेचुरल वेजिटेशन अच्छा रहता है। ठीक है, प्राकृतिक जो वातावरण है वो पहाड़ी इलाके में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपसे देखो पहाड़ी का पूछ सकता है, जो हमने पढ़ा नहीं था बुक में, मैंने बताया था आपको, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो देखो पता होना चाहिए। जैसे पहाड़ी इलाका कैसा कैसा, उसकी क्या खास बात होती है, पठार की क्या खास बात होती है, जो प्लेट्यू वगैरह होते हैं, जो आइलैंड है उसकी क्या खास बात होती है। तो आपने तो बेसिक है, एक बार से आप देखोगे पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। जैसे पठार के अंदर, जमीन के अंदर ना मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, ठीक है, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है कि भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में। ठीक है, देखो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है, बहुत आसान है। देखो ये कह रहा है वहाँ जनसंख्या घनत्व, मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बताया ना, क्योंकि देखो प्लेन जगह होगी तो आराम से लोग रहेंगे ना, पानी वानी वगैरह आराम से मिलेगा, वहाँ पर ट्रेड आराम से होगा, व्यापार आराम से होगा। तो ये कह रहा है बच्चे ने अपनी मर्जी से 5 पॉइंट जो लिखे हैं ना उसको टीचर देखे और उसके बेस पर से नंबर दे दे। ठीक है ना, तो ये ना अपने आप देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन में पठार वाले ही आ गया। बताया था ना मैंने, पठार का भी, प्लेट्यू का पूछ सकता है। आप में जो बच्चे इवनिंग वाले देख रहे थे उसमें आइलैंड का पूछ सकता है। ठीक है, आइलैंड के बारे में बताओ, कोस्टल एरिया के बारे में पूछ सकता है। कोस्टल मतलब जो एक इलाका जमीन की तरफ और दूसरा भाग उसका समुद्र से टच हो रहा होता है। जैसे आप गोवा में आपने सुना हो, उड़ीसा सुना हो, तो वो उसका एक हिस्सा जमीन की तरफ है, उधर की तरफ पानी समुद्र से लगता है, तो ऐसे रीजन को ना कोस्टल रीजन कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार में क्या है, देखो ये बोलो, ये पठार समुद्र से ऊंचा होता है, मतलब जो सी की जो डेप्थ होती है ना उससे ऊपर होता है। इसमें बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। इसे डेक्कन का पठार भी कहते हैं, काली मिट्टी से मेन पाई जाती है। अब ये नहीं कि जो ये लिखा है आप यही बोलो, आपको जो पता है। जैसे मैंने बताया ना, इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, खनिज, कोयला वगैरह, बॉक्साइट वगैरह, लोहा इसको मिलते हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं, पश्चिम घाट पूर्वी घाट, मैंने बताया भी था आपको। और इसमें ज्वार बाजरा गन्ना धान की खेती होती है। थोड़ा एडिशनल थोड़ी बेस नॉलेज है ना, बाकी जो अपनी समस्या बुक के हिसाब से लिखोगे ना तो ठीक होगा वो। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। देखो भाई, अब पैसेज का जो काम है ये मैं नहीं समझा सकता, पढ़ सकता। ठीक है ना, तो पैसेज आप वगैरह ऐसे देख लो और इसके आंसर आप देख लो। ठीक है, जैसे सपनों को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है ना, जैसे वो कहते हैं मैं इतनी मेहनत करता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता, सामने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है। क्योंकि मेहनत है, किसी की मेहनत दिखती है, किसी की मेहनत नहीं दिखती है, तो हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इस तरीके देख लो ताकि आई कैसी है। फिर कह रहा है वाई इज इट नेसेसरी टू स्पीक आउट वंस विश। तो ये कह रहा है अपनी इच्छाओं को बताना क्यों आवश्यक है। देखो बताना चाहिए ना, ठीक है, ताकि हमें पछतावे से बचना पड़े। क्योंकि देखो बाद में पछतावा होता है, यार मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। अपने आप से बात करो, ठीक है, सामने वाले से बात करो। ठीक है, तो तभी आप कोशिश करोगे ना। देखो इसमें आंसर मिल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं कह रहा था नहीं मिलेंगे, मिल भी रहे हैं। फिर ये कह रहा है आफरीन और खुशनूर की बातों में क्या जो है ना समानता है। ये कह रहा है दोनों के व्यूज को एनालाइज करो। ये विशेषण यहाँ पे इन्होंने सही करके दिया है, करेक्शन टीचर ने बताइए। एनालाइज करो, उसको विश्लेषण करो। दोनों देखो, दोनों के विचारों में समानता है कि अपने सपनों को प्रयास और साहस के साथ पूरा कर रहे हैं। आफरीन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिशों पर जोर देती है, और खुशनूर का मानना मानना है कि पछतावे बचने के लिए सपनों को बताना आवश्यक है। मतलब पछतावा ना हो, पहले सपनों को बताओ, फिर उसके ऊपर काम करो। ठीक है ना,
फिर ऐसे ही नेक्स्ट पैसेज आप देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट पैसेज है, इसको पढ़ना है, फिर इसके आंसर देने। तो मैं आंसर तो पढ़ देता हूँ, बाकी पैसेज आपको पढ़ना, मैंने कहा आप पैसेज खुद पढ़ोगे। जैसे अगर आपने पैसेज पढ़ी ना, तो यहाँ पर पहले का आंसर जैसे व्हाट हैपेंस व्हेन वी थ्रो समथिंग अप ऑन द अर्थ। ये ओहो कितना इजी, ठीक है। जब हम पृथ्वी के कुछ ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा, वो चीज वापस आएगी। आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, ग्रेविटी होती है। बस इतना ही लिखना है। ये कह रहा है कि पृथ्वी की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर कुछ बताया नहीं तो गुरुत्वाकर्षण इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी को भी चीज फेंको नीचे की तरफ जाती है, वो गुरुत्वाकर्षण है, मतलब ग्रेविटेशन है। क्या है? ग्रेविटेशन। फिर इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, देखो यहाँ पर बोला है, क्या अंतरिक्ष में पानी पृथ्वी की तरह बर्तन में रहता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। बताओ, ये आपसे पूछ रहे हैं ऐसे ही कि बताओ रहता है, तो आप बताओगे कि वे नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में पानी बूंदों के रूप में तैरता है, ठीक है, बर्तन के रूप में नहीं, बर्तन में नहीं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, जबकि अंतरिक्ष से गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ठीक है। समझो, पृथ्वी पर है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी पर ग्रेविटेशन फोर्स है, जबकि अंतरिक्ष में नहीं है। फिर और पैसेज आइए डियर, देखो, फिर आपको इस पैसेज को पढ़कर फिर इसके आंसर देने हैं, ठीक है। पैसेज देख लो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहे, क्या आफरीन की दादी उसके खेल की समर्थक थी? बताओ, वाज आफरीन ग्रैंड मदर अ सपोर्टर ऑफ हर स्पोर्ट्स? तो इसका जो आंसर है, तो यह लिखोगे आप नहीं, नदी लिख दिया उन्होंने, नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हाउ डिड आफरीन फादर हेल्प हिम? बताओ, खेल के पैतरे सिखाकर, ठीक है, खेल के पैतरे सिखाकर, मतलब हाउ टू प्ले, वो उन्होंने सिखाया। फिर ये कह रहा है कि बच्चू खान ने आफरीन के पिता की सहायता किस प्रकार की? ठीक है, पैसे बच्चे पढ़ोगे ना तभी आपको क्लियर हो पाएगा, बाकी मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। तो कैसे करी? तो इंग्लिश में हाउ डिड बच्चू खान हेल्प आफरीन फादर, कैसे हेल्प करी? खेल के कपड़े और जूते देकर और खेल के पैतरे सिखाकर। वही चीज उसके पापा को वही सिखाया। फिर 13 नंबर पर देखो, देखिए फिर पैसेज है, और पैसेज को पढ़ के फिर आपको इन आंसर को देना है। तो जो बच्चे जैसे स्टडी कर रहे हैं ना, तो अब जिनका पेपर होगा उनको तो कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, लेकिन जिनका पेपर है ना, वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसमें आलस मत करना, क्योंकि नए क्वेश्चन भले आएंगे लेकिन प्रैक्टिस तो होगी। फिर इनको पढ़ते हैं, हाउ मेनी टावर्स एंड गेट्स डज द सिटी हैव? बताओ यहाँ पे कितने टावर, कितने गेट? आंसर इसी में मिल रहा था, देख लो, तो आसान था बहुत ज़्यादा। शहर में कितने बुर्ज और द्वार है? अनुच्छेद के अनुसार शहर के चारों ओर क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो मिल गया था। और देखो, एक विशाल प्राचीर दीवार है चारों ओर, मुझे लगता है ये भी इसमें मिल गया होगा। फिर ये कह रहा है, शहर की दीवारों और उनके निर्माण में किस प्रकार की रणनीति और सामग्री का उपयोग किया गया? ये कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी एंड मटेरियल्स माइट हैव बीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द मैसिव वॉल्स ऑफ द सिटी? तो वास्तुकला का प्रयोग लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और निर्माण की तकनीक का प्रयोग। और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है उसको बनाने की, और आर्कियोलॉजी कौन सी यूज हुई है वो। फिर उसके बाद देखो, ये मैप वर्क था, ठीक है। मैप वर्क मैंने जब चैप्टर बताया था उसी में बताया था कि मैप आप देख लेना, तो ये आपको भरना था। और राज्य राजधानी वाला जो है ना, वो आप देख लो, क्योंकि उसमें मैप आपके आ जाएंगे, कोई से भी भरने को आ सकता है, ठीक है। बाकी और हिस्ट्री का देख लो, ठीक है, जो मैंने हिस्ट्री के लेसन बताए थे ना, पढ़ाए हैं मतलब प्लेलिस्ट में, उसी में मैंने बता दिए थे, वो वाले कर लेना। तो मैप में देख लो कि कौन कहाँ पर है, कालीबंगन, धोलावीरा, ठीक है। यहाँ आसाम दे रखा है, ये आसाम है, और ये गुजरात है पूरा, ठीक है, धोलावीरा यहीं पर है, ठीक है। और फिर ये तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना। उसके बाद ये केरल है, ये ऐसा क्या है, केरल। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। हाँ, एक और चीज, इनके आंसर जो है ना, ये देख लो, भारत के उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम
जहाँ धोलावीरा है तो वो है गुजरात में। भारत के उस राज्य के केंद्र प्रदेश का नाम जहाँ कालीबंगा है वो है राजस्थान में। और तेलंगाना की राजधानी क्या है, वो है हैदराबाद। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।